नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस के विषय में पढ़ रहे थे और ज़्यादा करके जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो CC5 में आता है। CC5 में जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ये टॉपिक है, समकालीन भारत और शिक्षा। तो दोस्तों 4-5 क्वेश्चंस है, उसके विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकात्मता का अवरोधक है। इस अवरोध को दूर करने में शिक्षा किस प्रकार मदद करेगी? उत्तर कैसे लिखेंगे? संप्रदायवाद वह भावना है जो धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र और प्रजाति में से किसी भी आधार पर एक समूह को दूसरे से पृथक रहने और उसका विरोध करने की प्रेरणा देती है। भारत में सांप्रदायिकता की धारणा पूर्णतया धार्मिक अंधविश्वास से संबंधित है। संप्रदायवाद की परिभाषा देख लेते हैं। स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो अपने धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक और सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी होते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि जब किसी वर्ग विशेष द्वारा अपने धार्मिक समूह अथवा भाषा समूह को राष्ट्रीय हितों के ऊपर मान लिया जाता है और अपने समूह के सदस्यों का भला समूहों से पृथक मानने की पृथकतावादी भावना को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता की यह विशेषता होती है कि इसमें दो भिन्न धर्म के लोग होते हैं। हर वर्ग या समुदाय का व्यक्ति दूसरे वर्ग के प्रति घृणा का भाव रखता है। संप्रदायवाद की नींव ही घृणा पर पड़ती है। हर संप्रदाय का व्यक्ति अपने संप्रदाय के प्रति अंधभक्ति रखता है। हर संप्रदाय में पृथकतावादी भावना विद्यमान रहती है। इसका हश्र बड़ा ही उग्र एवं हिंसात्मक होता है। सांप्रदायिकता के मुख्य कारण हैं सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक। इसके अलावा प्रेस और जनसंचार की भूमिका, नेताओं का भड़काऊ भाषण, ऐतिहासिक घटक, सांस्कृतिक भिन्नता, असामाजिक तत्वों की भूमिका और धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। इन सभी कारणों से सांप्रदायिकवाद की उत्पत्ति होती है। सांप्रदायवाद के कारण राष्ट्र की एकता पर घातक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धर्म और जाति के लोगों में पारस्परिक मतभेद से तनाव निर्माण होता है। संप्रदायवाद के परिणाम स्वरूप चुनावों में विभिन्न जाति धर्म के लोग अपने धर्म और जाति के सदस्यों के लिए मतदान करते। परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति निर्माण होती है। योग्य नेताओं का चुनाव नहीं होगा तो जनता को योग्य नेतृत्व करता नहीं मिलेगा। सांप्रदायिकता के कारण जन और धन की हानि होती है और संप्रदाय के नाम पर राष्ट्र के नागरिक एक दूसरे का सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दंगे होते हैं। यह राष्ट्र के औद्योगिक विकास में बाधक सिद्ध होता है और सामाजिक तत्वों में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण होता है और सामाजिक तनाव निर्माण होता है जो राष्ट्र विकास को अवरुद्ध कर देता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए शिक्षा की भूमिका। अब एजुकेशन इसमें क्या भूमिका निभा सकता है कि शिक्षा में अत्याधुनिक मूल्यों को तरजीह दी जाए। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति के महत्व को मान्यता प्रदान की जाए। धर्मनिरपेक्षता की भावना मजबूत करना। लोगों में नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा द्वारा जनसमूह का दृष्टिकोण परिवर्तित किया जाए। छात्रों में विभिन्न प्रकार के मूल्य, धार्मिक सहिष्णुता तथा दूसरे जातियों के प्रति सद्भावना की भावना का विकास करना। एकता एवं बंधुता की भावना का विकास शिक्षा में के ही द्वारा संभव है। सभी धर्मों के मूल्यों को समान महत्व दे। विभिन्न भाषा के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संचार माध्यम का सकारात्मक होना, जनसंचार माध्यम का सही उपयोग किया जाए।
शिक्षा का महत्वपूर्ण होना, सरकारी तंत्र में व्याप्त प्रशासकीय अक्षमता को खत्म करना। इस प्रकार संप्रदायवाद से देश की राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचता है, परंतु यदि सरकार असामाजिक तत्वों और संगठनों पर उचित कार्रवाई करे तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। शैक्षिक संस्थाओं को छात्रों का एडमिशन करते समय जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षक को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास छात्रों में करना चाहिए कि ये पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है और प्रत्येक नागरिक उस कुटुंब का सदस्य है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा संप्रदायवाद की भावना को दूर किया जा सकता है, जो कि राष्ट्रीय एकात्मता में बाधक है। लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है कि संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकात्मता का अवरोधक है, उसे लास्ट में हम प्रूफ करेंगे। ये उपयुक्त मुद्दों से ये स्पष्ट होता है कि संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकात्मता का अवरोधक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रभावी नागरिक राष्ट्र का आधार है। आप अपने छात्रों में प्रभावी नागरिकता किस प्रकार विकसित करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार हमारे समय में पूछा जाता था कि व्यक्ति जन्म से ही किसी देश का नागरिक होता है, अर्थात वह किसी देश में पैदा होता है और जहाँ पर उस देश के द्वारा उसे एक पहचान मिलती है। जिस देश का व्यक्ति नागरिक होता है वह उस देश के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। उस राष्ट्र के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको वह पूरा करता है। उसमें अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होती है और उसको उस देश में रहने, व्यवसाय करने की तथा भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। उस देश के द्वारा उस व्यक्ति को वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि जारी किए जाते हैं। प्रभावशाली नागरिक वह होता है जो देश के विकास में अपना योगदान देता है और जो देश के विकास के लिए कार्य करता है। प्रभावशाली नागरिक को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। प्रभावशाली नागरिक कानूनी तौर पर क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी जानकारी रखता है। प्रभावशाली नागरिक को तत्कालीन नियमों के बारे में जानकारी होती है। जैसे यह नियम पारित किया गया है कि 2% वेतन सरकार को देना पड़ेगा, तो वह 2% वेतन जमा करेगा सरकारी खजाने में और फिर जब नियम बदलेगा तो वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। जब नागरिक सारे नियमों को और कानूनों को मानता है तो कहा जाता है कि ऐसी नागरिकता प्रभावी नागरिकता है। प्रभावशाली नागरिक देश के विकास में अपना योगदान देता है। प्रभावशाली नागरिकता के अंतर्गत व्यक्ति वोट देता है और ऐसे नेता का चुनाव करता है जो देश के योग्य हो। प्रभावशाली नागरिक आधुनिक तकनीक को स्वीकार करता है और देश की संपन्नता के लिए उसका उपयोग करता है। ऐसा नागरिक देश के हित को सर्वोपरि रखता है और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। शिक्षक की क्या भूमिका होगी प्रभावशाली नेतृत्व बनाने में? नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। छात्रों को बचपन से ही नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे उनमें नेतृत्व का गुण विकसित हो। जैसे किसी छात्र या छात्रा को मॉनिटर बनाना, इसके बाद समयानुसार निश्चित काल के उपरांत उसके स्थान पर दूसरे छात्र या छात्र को मॉनिटर बना देना। इस प्रकार छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। कथनी और करनी में अंतर न होना। शिक्षक को जो वह कहता है उसे करना भी चाहिए, क्योंकि छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं। उदाहरण, यदि शिक्षक ने छात्रों से शैक्षिक फिल्म दिखाने का वायदा किया है तो वह समझ पर किया हुआ वायदा पूरा करना चाहिए, नहीं तो छात्रों को विपरीत संदेश जाता है। समुदाय के साथ रहने की कला। छात्रों में समूह या समुदाय में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है उसकी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि समुदाय में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उसके साथ समायोजन करके रहना पड़ता है। एक आदर्श नागरिक वही होता है जो परिस्थितियों के साथ समायोजन करके एवं दूसरों की भी भावनाओं को महत्व देता है। उदाहरण, शैक्षिक यात्रा पर छात्रों को ले जाना। इससे छात्रों में परस्पर सहयोग, भाईचारा और एकता की भावना का विकास होता है। अगला है चिंतन, सोच में स्पष्टता। छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इसके लिए उनके सोचने का तरीका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण, यदि 10वीं कक्षा में छात्र के 45% अंक आए हैं तो यह पता होना चाहिए कि 11वीं में उसे कला विषय ही चुनना है।
और उसी क्षेत्र में उसे लक्ष्य का निर्धारण करके उसे प्राप्त करना है। चारित्रिक विकास। शिक्षक को छात्रों के चारित्रिक विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनके भीतर सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, देश प्रेम, सहनशीलता के मूल्यों का प्रादुर्भाव करना चाहिए। शिक्षक के द्वारा छात्रों को यह बताना चाहिए कि आपको हमेशा नमनीय रहना चाहिए, क्योंकि विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से सुशोभित होती है। जब छात्र बड़ों का आदर करना सीख जाएंगे तो वे उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को भी अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी। शिक्षक के द्वारा छात्रों को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी देनी चाहिए और वह नागरिक तभी प्रभावशाली बन सकता है जब उसे ज्ञान हो कि राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य क्या हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन। को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाना चाहिए। अध्यापक को प्रभावी नागरिकता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन करना चाहिए। उदाहरण: महापुरुषों की जयंतियां मनाना, खेल, यात्रा, स्पर्धा, महापुरुषों की जीवनी पर भाषण, निबंध प्रतियोगिता, शिक्षा विद्वानों का भाषण आयोजित करना, स्कूलों में एनएसएस और एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग, गर्ल गाइडिंग तथा समाज सेवा आदि को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि प्रभावी नागरिक छात्र का आधार है। आप अपने छात्रों में प्रभावी नागरिक का किस प्रकार विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन है बाल शोषण। बाल शोषण मानवीय अधिकारों का वंचन है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कथन का समर्थन कीजिए। ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, उसमें ये हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि बाल शोषण मानवीय अधिकारों का वंचन है। इसे सिद्ध करिए। कैसे सिद्ध करेंगे देख लेते हैं कि पिछले 4.5 दशकों के अंतर निरंतर कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्य के उपरांत भी भारत में अधिकांश बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। प्रायः देखा गया है कि निर्धन परिवारों को लाखों बच्चों को आर्थिक कारणों से बाध्य होकर श्रमबल में सम्मिलित होना पड़ता है। बाल शोषण से तात्पर्य कम उम्र के बालकों के शारीरिक, लैंगिक एवं भावनात्मक शोषण से है। इसकी प्रकृति भी किसी भी रूप की हो सकती है, जैसे घरेलू कार्य, कैंटीन, रेस्टोरेंट, चिथड़े उठाना, पटाखे बनाना, गलीचों में के कारखाने, पत्थर की घिसाई इत्यादि। इन कार्यों के माध्यम से बालकों का शोषण किया जाता है। जब बालकों के संपूर्ण विकास का रास्ता दिखाने के लिए उनके हाथ में कलम व किताब होनी चाहिए, तब उसी समय उसके हाथों में कुदाल या फावड़े होते हैं। बर्गस ने बाल दुर्व्यवहार की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है कि जिसे माता पिता, अभिभावकों और मालिकों के कार्यों एवं अनाचरण की त्रुटियों के कारण बगैर दुर्घटना के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चोट लगती है। भारत में श्रमिक बालकों की संख्या अधिकतम है। बालकों के कार्यों में प्राथमिकता देने का मुख्य कारण यह है कि वे कम वेतन पर अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। उन्हें शोषण एवं अत्याचार के द्वारा कराया जाता है और बच्चों का शोषण अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे बाल मजदूर, घरेलू नौकर, बंधुआ मजदूर, कृषि कार्य में गलीचा बुनना, हथकरघा उद्योग, जूता व पत्थर पॉलिश, मत्स्य उद्योग, बीड़ी उद्योग। भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरोध का अधिकार है। इस अधिकार से मनुष्य का क्रय विक्रय, बेगार तथा बंधक मजदूरी आदि कार्यों को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है और 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को खतरे की जगह अथवा कारखानों में, खाद्यान्नों में काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी भारतीय नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दृष्टि से यह प्रावधान विशेष महत्वपूर्ण है। बाल शोषण के मुख्य कारण देख लेते हैं। पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक भेदभाव, रहन सहन को देखते हुए उनके व्यवहार तथा समाज के द्वारा बालकों से कुछ कार्य लेने की चाहत भी बाल मजदूरी या बाल शोषण का कारण बनती। गरीबी के कारण बालक न तो ठीक ढंग से
खा पी सकते हैं और न ही सुख की ज़िंदगी जी सकते हैं। गरीब परिवार में सही तरह से भोजन रहने की सुविधा आदि की समस्या आती है तो परिवार के सभी सदस्य कुछ न कुछ कार्य करते हैं। यह भी बाल शोषण का प्रमुख कारण है। निरक्षरता। भारत में निरक्षरता भी बाल मजदूर को बढ़ावा देती है। गरीब माता पिता यह सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा। वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं पैसा कमाने के लिए तैयार करते हैं और उन्हें बचपन से ही कहीं न कहीं कार्य करवाते हैं। इसलिए बाल शोषण में निरक्षरता ही सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। बेरोजगारी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। माता पिता यह सोचते हैं कि बच्चे को बचपन में किसी कार्य में लगा दिया जाए तो बड़ा होते होते वो उस कार्य में महारत हासिल कर लेगा, फिर उसे बेरोजगारी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कारण भी बाल शोषण को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या विस्फोट। भारत में जिस परिवार में अधिक जनसंख्या के कारण व्यक्ति की अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, परिणाम स्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे बालकों को स्कूल न भेजकर कार्य में लगा दिया जाता है, जो एक बाल शोषण का कारण है। नगरीकरण। छोटे घरों में रहने वाले बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खेलने कूदने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, जिस कारण वहाँ भी एक प्रकार का शोषण होता है। प्रमुख शहरों में सफाई करना, खाना बनाना आदि कार्यों के लिए होटल में, रेस्टोरों में तथा चाय की दुकानों पर बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। मुंबई जैसे शहर में ऐसे बालकों को प्रतिदिन 6 घंटे का काम करना पड़ता है और उनको वेतन 80 रुपये प्रतिदिन से शुरू होता है। रेलवे स्टेशनों पर कुली के रूप में भी बालक कार्य करते हैं। बालकों को इन व्यवसायों में प्राथमिकता देने का कारण कम वेतन पर अधिक कार्य करवाने का होता है। अनाथ बच्चे। जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके लिए भी कोई सहारा नहीं होता। वे खुद के सहारे बड़े होते हैं लेकिन उनकी शिक्षा नहीं हो पाती, बचपन से ही कार्य के प्रयास में रहते हैं। अतः अनाथ होना भी एक बाल शोषण का कारण है। इस कारण प्रत्येक मानव को प्राप्त खुश रहने के अधिकार से वंचित हो जाता है। बाल शोषण के परिणाम स्वरूप उनकी स्वाधीनता छिन जाएगी, उनकी प्रतिभाएं दब जाएंगी, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अधिक पड़ेगा। शिक्षा की क्या भूमिका है? ये तो कारण हो गए, अब भूमिका क्या होगी शिक्षा की? सबको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि सभी लोगों में जागरूकता लाई जा सके। इस समस्या के समाधान के लिए अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था की गई है कि 18 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। सभी बालकों परिवारों से शिक्षा का महत्व बताया जाना चाहिए। साथ ही जीवन में शिक्षा की क्या भूमिका होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। लिंग के आधार पर शिक्षा न बांटे। शिक्षा में व्यावसायीकरण के कौशल को शामिल करके इस समस्या को कुछ हद तक खत्म किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंध ऐसी नीतियों को तैयार करे जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी विद्यालयों में उपस्थित हो सके। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत भी अभिभावकों की अज्ञानता को दूर करके उन्हें शिक्षा के महत्व को बताया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वे शिक्षा के महत्व से प्रेरित होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। गरीब घरों में जाकर गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाए। शिक्षक अपने छात्रों को मानव के मूलभूत अधिकारों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। इन अधिकारों का हनन करने वाले सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। जैसे बाल मजदूरी करने से उसे उसकी स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाता है। निरक्षरता के कारण उनके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार का हनन होता है और अनाथ बच्चों से खुश रहने का अधिकार छीना जाता है। घरेलू कार्य, मत्स्य उद्योग, बीड़ी उद्योग, जूता व पॉलिश, पत्थर पॉलिश, गलीचा बुनना, इसमें बालकों से 12 से 16 घंटे तक कार्य लिया जाता है, लेकिन वह इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। इसके कारण उनके शोषण के विरोध का अधिकार छीना जाता है। इन कारणों से स्पष्ट होता है कि बाल शोषण मानवीय अधिकारों का वंचन है। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि लिंग भेद मानवीय अधिकारों पर धब्बा माना जाता है। योग्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेदभाव रखना लिंग भेद कहलाता है। अर्थात
हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व देना लिंग भेद होता है। पुरुष प्रधान देश होना लिंग भेद को दर्शाता है। महिलाओं की उपेक्षा करना लिंग भेद है। लड़के लड़की में भेद करना लिंग भेद है। दोनों को समान अवसर न प्रदान करना लिंग भेद है। लड़कियों तथा स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन व्यतीत न करने देना लिंग भेद है। एक चार्ट के माध्यम से बताया गया कि लिंग भेद कहाँ कहाँ होता है। विवाह, शिक्षा, पालन पोषण, रोजगार, दहेज, ये 5 कारण बताए गए हैं। शिक्षा, आज भी बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। लड़कों को उचित शिक्षा तथा लड़कियों को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना लिंग भेद को बताता है। इस प्रकार लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाती हैं। विवाह, भारतीय समाज में शादी के लिए लड़कियों को अपने मन के अनुसार वर खोजने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। उन्हें पारिवारिक निर्णयों तथा सामाजिक रीति रिवाजों के बंधन के अनुसार चलना पड़ता है। इससे उन्हें उनके स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है। दहेज, लड़कियों की शादी आज भी दहेज देकर होती है। लड़की वालों को लड़के की मांग पूरी करने पर शादी होती है, जो लिंग भेद को दर्शाता है। रोजगार, समानता के अवसर आज भी लड़कियों को प्राप्त नहीं कराए जा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में एक ही काम के लिए पुरुषों को अधिक और महिलाओं को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता है। लड़कियों को हर क्षेत्र में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। इसके कारण संविधान के द्वारा प्रदत्त सभी को समानता का अधिकार का हनन होता है। पालन पोषण, परिवार में लड़का लड़की के पालन पोषण में भी भेदभाव देखने को मिलता है। लड़के के पालन पोषण पर अधिक तथा लड़की के पर कम ध्यान दिया जाता है। लड़कों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन लड़कों को स्वतंत्रता अधिक दी जाती है, लेकिन लड़कियों की स्वतंत्रता पर बंधन लगाए जाते हैं। इसका कारण स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। तो ये जो 5 बताए हैं, इनसे 5 अधिकारों का हनन होता है, जिससे लिंग भेद निर्माण होता है। लिंग भेद के आप कारण बता रहे हैं, क्यों होता है ऐसा? कि रूढ़ियों एवं परंपराओं का प्रभाव, भारत की पुरानी रूढ़ियों तथा मान्यताओं का भी प्रभाव लोगों पर पड़ता है। आज भी स्त्रियों को समाज में निम्न दर्जा दिया जाता है। स्त्री सिर्फ घर संभालने के लिए होती है, ऐसी धारणा समाज में है, तथा स्त्री को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। समाज में लड़कों को पूरी स्वतंत्रता है, यह लिंग भेद का प्रमुख कारण है। इस प्रकार लड़कियों की समानता का अधिकार खंडित होता है। वंश परंपरा, भारतीय संस्कृति में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वंश का होना आवश्यक होता है, जो पुरुष के रूप में होता है। लड़कियों को दूसरों की अमानत समझना तथा पुरुष प्राप्ति की चाहत लिंग भेद को बढ़ाता है। पुत्र की मान्यता, भारतीय समाज में लड़के व लड़की में अंतर रखना एक आम बात है। लोगों की ऐसी धारणा है कि लड़के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह परिवार के वंश को आगे बढ़ाता है, इसलिए परिवार के लड़के को प्रारंभ से ही अधिक महत्व दिया जाता है। स्त्रियों की उपेक्षा, स्त्री पुरुष के बराबर ही हर काम करने में सक्षम होती है, परंतु फिर भी उसको पुरुष की अपेक्षा निम्न समझा जाता है। नारी की उपेक्षा लिंग भेद का मुख्य कारण है। आर्थिक कारक, वर्तमान समय में भी लड़कों को धन संग्रह का जरिया माना जाता है। गरीबों के अधिक लड़के होना अर्थात कमाई का अधिक होना, इस आर्थिक कारक के कारण लड़के लड़की में भेद किया जाता है। समाज में पुरुष की प्रधानता, समाज में पुरुषों को श्रेष्ठ तथा अधिक अधिकार प्राप्त है। वे अपने निर्णय स्वयं स्वतंत्र रूप से लेते हैं, जबकि स्त्रियों को सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हर क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम भाग लेती हैं, चाहे वह राजनीति हो, सामाजिक कार्य हो या रोजगार हो। अधिकारों का ज्ञान न होना, भारतीय स्त्रियों को शिक्षा के अभाव के कारण अपने अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। वह नहीं जानती हैं कि हमारे लिए कोई भी अधिकार बनाया गया है। अतः इस प्रकार अधिकार का ज्ञान न होने से लिंग भेद के कारणों को समझ नहीं पाती है। भारतीय समाज में लिंग भेद आज भी व्याप्त है। परंपराओं और धार्मिक धारणाओं को मान्यता देना लिंग भेद को बढ़ावा देता है। पुरुषों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होना लिंग भेद के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को निम्न स्थान प्राप्त है, उनको दूसरे दर्जे का समझा जाता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है
कि जो अधिकार संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, ये अधिकार किसी भी पुरुष और स्त्री को समान रूप से मिलना चाहिए, जो वर्तमान समय में भी महिलाओं को प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंग भेद मानवीय अधिकारों पर धब्बा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने लिंग भेद पर एक क्वेश्चन किया, बाल शोषण पर एक क्वेश्चन किया, दूसरा प्रभावी नागरिकता का तीसरा, और संप्रदायवाद चौथा। इस प्रकार से आज हमने 4 बड़े प्रश्नों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को इस समय देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।